ठीक है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन देखो इसलिए न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट अभी 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप करेगी, एस्टेब्लिश करेगी, बनाएगी। अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसकी टर्म एंड होने वाली है, तो हर 5 साल या 5 साल खत्म होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन बनाती है, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसकी टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री डिफाइन करेगी, नोटिफाइन करेगी, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। और ये तो पता है आपको, देखो फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था वो 1952 में बनाया गया था, और ये इसका चेयरमैन कौन था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के? केसी नियोगी, केसी नियोगी याद रखना है। और जो पिछला 15th फाइनेंस कमीशन था उसका चेयरमैन कौन था? नंद किशोर सिंह, एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। अभी कौन सा अपॉइंट होगा? 16th होगा, इसकी टर्म हो जाएगी खत्म। इसने 2021-22 से लेके 2025-26 तक रिपोर्ट दिए, गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिए, यानी कि ये रिपोर्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट है ये काम करेगी 2025-26 तक। लेकिन अभी 16th फाइनेंस कमीशन जब अपॉइंट किया जाएगा तो ये देगा रिपोर्ट 25-26 से आगे के लिए, 25-26 से आगे के लिए। तो तब तक ये रिपोर्ट तैयार करेगा ना 25-26 तक, तो रिपोर्ट तैयार करने के बाद फिर ये देगा 25-26 से अगले 5 सालों के लिए। तो ये फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 280 में। और आर्टिकल 280 है जो अनुच्छेद 280 में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को, इसके फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को और इसके मेंबर को। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, या 5 साल से पहले भी अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि देखो ये हर 5 साल में या 5 साल से पहले, ये दोनों बातें याद रखनी है। जब भी प्रेसिडेंट नेसेसरी समझे, प्रेसिडेंट को लगे कि 5 साल की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही अगला फाइनेंस कमीशन हम अपॉइंट करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है 5 साल से पहले भी, या हर 5 साल में। 5 साल जब एंड हो जाएंगे तब कर सकते हैं, या 5 साल से पहले, दोनों बात याद रखनी है। देखो पूरे संविधान में क्वालिफिकेशन नहीं दी हुई है कि क्या क्वालिफिकेशन है, किस बेस पे हम अपॉइंट करेंगे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को और उसके मेंबर को। लेकिन पार्लियामेंट को पावर दी हुई है संविधान ने कि पार्लियामेंट लॉ बना के डिटरमाइन कर सकता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फाइनेंस कमीशन के मेंबर की अपॉइंट करने की। तो इसी हिसाब से पार्लियामेंट ने 1951 में एक कानून बनाया, लॉ बनाया, जिसका नाम रखा द फाइनेंस कमीशन मिससेलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951। तो ये पास किया। इस एक्ट में कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई है, लेकिन संविधान में नहीं दी हुई है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे यूपीएससी फंसा देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है फाइनेंस कमीशन के मेंबर को अपॉइंट करने की, तो उसका जवाब है ना। पार्लियामेंट बना सकता है, और पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया हुआ है, तो एक्ट में दी हुई है। मैंडेट क्या? देखो इसकी ड्यूटी जो होती है कमीशन की, ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है। प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पे काम करता है? प्रेसिडेंट मतलब किसके एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देंगे, वही प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश करता है ये फाइनेंस कमीशन। क्या क्या रिकमेंडेशन करता है? तो ये रिकमेंडेशन कुछ याद रखनी है, सिफारिश। पहला तो ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाती है एक साल में, यानी कि जो भी टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, टैक्स से पैसा आया है, तो उस टैक्स के पैसे को कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जमा करती है। तो ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जितना पैसा आया है, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी टैक्स का पैसा आया है, तो इसके बारे में रिकमेंडेशन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस कमीशन करता है इसके बारे में। और कितना रेस्पेक्टिव शेयर कितना स्टेट को देना है, कितना अलोकेट करना है, सब कौन करता है रिकमेंड? फाइनेंस कमीशन। ग्रांट इन एड कितनी देनी है? ग्रांट इन एड को बोलते हैं अनुदान हिंदी में, कितनी देनी है स्टेट्स को ग्रांट इन एड, तो ये भी कौन डिसाइड करता है? मतलब रिकमेंड कौन करता है, डिसाइड नहीं कह सकते, रिकमेंड सिफारिश करता है फाइनेंस कमीशन। डिसाइड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है अपना डिसीजन, तो रिकमेंडेटरी नेचर है इसका भी वैसे, लेकिन जो भी डिसीजन ये लेता है, जो भी रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश करता है, वो मान ली जाती हैं। जो
स्टेट है, स्टेट का भी अलग से कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट होता है, यानी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है CFI, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो भी रेवेन्यू कमाता है उसमें जमा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसी तरह से स्टेट का भी होता है ऐसे फंड, जो भी स्टेट टैक्स वगैरह से जो रेवेन्यू कमाता है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट में जमा होता है। तो जो फाइनेंस कमीशन होता है, इस कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट में से कितना पैसा पंचायत या म्यूनसिपालिटीज़ को दिया जाना चाहिए उसके लिए रिकमेंडेशन करता है फाइनेंस कमीशन। कोई और मैटर जो प्रेसिडेंट देना चाहे, प्रेसिडेंट कहेगा कि भाई साहब इसके बारे में मुझे बताओ, इसके बारे में रिपोर्ट दो, तो उसके बारे में भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करते हैं। फिर कंपोजिशन क्या होती है, यानी कि कौन कौन मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में। एक चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन बोल सकते हो, चेयरपर्सन यानी कि मैन वुमन कोई भी हो सकता है, एक चेयरपर्सन, और 4 अदर मेंबर होते हैं, यानी कि टोटल कितने होते हैं 5, 1 चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर, टोटल 5 मेंबर होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है, देखो याद रखना, संविधान में नहीं दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ पे दी हुई है, एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट एक्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, दूसरा एक्ट बना सकती है, और एक्ट बना के और क्वालिफिकेशन भी कर सकती है। तो क्वालिफिकेशन क्या है उस एक्ट के हिसाब से, चेयरपर्सन है जो कमीशन के, वो देखो ऐसे पर्सन होंगे जिसको पब्लिक अफेयर के बारे में एक्सपीरियंस हो, उसी को चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं। कौन, प्रेसिडेंट। और किसके कहने पे, वो पता ही है आपको बॉस कौन है। जो मेंबर होते हैं 4 मेंबर, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, देखो एक मेंबर ऐसा होगा जो हाई कोर्ट का जज हो, दूसरा मतलब हाई कोर्ट का जज हो या उसके पास क्वालिफिकेशन हो कि हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सके उसे, ऐसी क्वालिफिकेशन हो। दूसरा एक मेंबर ऐसा होना चाहिए कि जिसको नॉलेज हो फाइनेंस और अकाउंट की, गवर्नमेंट के अकाउंट और फाइनेंस की। तीसरा मेंबर ऐसा होना चाहिए कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल मैटर के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथा मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसे इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज। तो उन मेंबर को अपॉइंट करते हैं। टेन्योर कितना होता है, यानी कि मेंबर जब अपॉइंट करे जाते हैं, टेन्योर कितने समय तक रहेंगे मेंबर, ये खुद प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं कि आपको कितने साल के लिए मेंबर बन के रहना है। क्या इन्हें दोबारा, मान लो 15वें फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर थे उन्हें 16वें फाइनेंस कमीशन में री अपॉइंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। जो 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे उन्हें 16 में भी दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है। जो इसकी रिकमेंडेशन देखो बाइंडिंग नहीं है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया, बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ रिकमेंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसकी जो सिफारिश है माने ही माने, फेर बदल भी कर सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो फाइनेंस कमीशन था 14th और 15th, मतलब किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि इतना पैसा किस स्टेट को दिया जाना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। ये देखो, जो 14th फाइनेंस कमीशन था, एक तो याद रखना है 14th से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स आया, मान लो 100 रुपये आए, उसमें से 32% यानी कि 100 में से 32 रुपये स्टेट को डिवाइड करते थे। सारे स्टेट को 32 रुपये देते थे, अलग अलग स्टेट को किसको कितना देना वो डिसाइड होता था इस क्राइटेरिया पे। मतलब 14 से पहले भी क्राइटेरिया अलग था, लेकिन ये समझ लो इस क्राइटेरिया पे जो ये दिए हुए हैं, क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे हम। यानी कि 100 में से 32 रुपये स्टेट में बांट दिए, बाकी के जो बचे हैं, कितने बचे बाकी के, 68 बचे, वो सेंटर के पास रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी, बहुत सारी स्कीम चलाती है। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन आया, उसने स्टेट का शेयर बढ़ा दिया, 32 से 42 कर दिया, 42%, कि अब 100 में से 42 रुपये स्टेट में डिवाइड होंगे सारे स्टेट में, और बाकी के पैसे रहेंगे किसके पास, 58 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन 15th कमीशन आया, उसने 42 से 41% कर दिया, यानी कि 100 में से 41 रुपये सारे स्टेट में डिवाइड होंगे और बाकी के रह जाएंगे किसके पास, 59% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों ये 42 से 51 क्यों कर दिए, ये इसलिए कर दिए क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट हटा दिया ना, यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो यूनियन टेरिटरी की देखभाल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए 1% घटा दिया था। यानी कि अब 100 में से 41 रुपये स्टेट में डिवाइड होते हैं और बाकी का रह जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, कौन कौन से क्राइटेरिया थे, ये देखो 14th फाइनेंस कमीशन में ये क्राइटेरिया थे। इनकम डिस्टेंस का 50%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेस पे 7.5% स्टेट को दिया जाता था, एरिया के आधार पे 15% पैसा दिया जाता था स्टेट को, और पॉपुलेशन के आधार पे 27.5%। अब पॉपुलेशन के आधार पे इतना दिया जा रहा है, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है स्टेट की, वो उतना ज़्यादा पैसा लेगा। यानी कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन के आधार पर उसे ज़्यादा पैसा मिलता था, और सदर्न स्टेट हैं जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है,
यानी कि जब से देश आज़ाद हुआ है वहाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश किया, वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा, जैसे केरल में हो गया या तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पॉपुलेशन थोड़ी कम है यूपी बिहार के अपेक्षा। तो ये नाराज हो गए कि भाई साहब आप पॉपुलेशन के आधार पर ज़्यादा दे रहे हो। ये बनता भी था, देखो जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन रुपया उसको ज़्यादा चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा स्कीम चलाई जा सके, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन ये स्टेट नाराज़ हो गए, सदर्न स्टेट, कि मतलब हमारी जो मेहनत थी, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, ये तो हमारी बेकार गई, इसको तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। तो इसका सॉल्यूशन दिया 15th फाइनेंस कमीशन ने। उसने नया क्राइटेरिया निकाल दिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये निर्धारित की कि 1971 से लेके 2011 तक के बीच में पॉपुलेशन कंट्रोल किसने कितनी एफर्ट की हैं, कितने प्रयास किए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किस स्टेट ने। तो उसके लिए हम 12.5% रुपए देंगे, जितना भी उसको पैसा दिया जाएगा उसमें से 12.5%। तो ये आपको एक परसेंटेज भी याद रखनी है इसमें। तो सबसे ज़्यादा देखो इनकम डिस्टेंस का ही दिया जाता है 15th फाइनेंस कमीशन तक 45%। उसके बाद दिया जाता है 15% पॉपुलेशन के आधार पे। ये क्राइटेरिया कम कर दिया, जो 14 में था 27.5 और 15 में कर दिया 15%, 15th फाइनेंस कमीशन में। फिर दिया जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड या एरिया के आधार पे भी 15%, मतलब दोनों में बराबर बराबर दिया जाता है, एरिया और पॉपुलेशन में 15%, 15%। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। और देखो पॉपुलेशन किसके आधार पर दिया जाता है, 1971 में जितनी पॉपुलेशन थी उसके आधार पर 15% दिया जाता है पैसा। फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, कितना फॉरेस्ट और इकोलॉजी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए प्रयास किए कितने स्टेट ने, तो इसके लिए 10% दिया जाता है। और फिर टैक्स एफर्ट, यानी कि टैक्स कलेक्शन करने में कितनी एफिशिएंसी दिखाई है किस स्टेट ने, उसके लिए 2.5%। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्राइटेरिया के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रेवेन्यू सेंट्रल से स्टेट के बीच में। तो ये आपको याद रखने क्राइटेरिया। तो इसके बारे में यही था फाइनेंस कमीशन के बारे में।